इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश जिंदल जी, आप ही से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष रो रहा है, विपक्ष को रास नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को रास नहीं आया है, सिर्फ विपक्ष को रास नहीं आया, ऐसा नहीं है, बाजार को भी रास नहीं आया। आपने देखा कि कैसे धड़ाम हुआ, ठीक है बाद में उठा लेकिन धड़ाम हो गया। देखिए, सबसे पहले बता दूं, इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस दी गई हैं वो बाजार को डेफिनेटली रास आएगा। देखिए होता क्या है, बाजार एक बार नी जर्क रिएक्शन देता है। बाजार देख रहा था कैपिटल गेन्स को, बाजार देख रहा था F&O को, तो कहीं ना कहीं बाजार की देखें वो संभलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत बहुत फायदा होने वाला है। जिस तरह का कैपेक्स, एक बहुत ही वंडरफुल कैपेक्स 11 लाख करोड़ कॉर्पोरेट इंडिया को बहुत बेनिफिट देगा। मिडिल क्लास की बात करें, सैलरीड क्लास की बात करें, बहुत बढ़िया तोहफा दिया गया है उनके। सैलरीड को भी ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप छोड़ दीजिए तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया उसमें तोहफा। स्टैंडर्ड टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को ये कहा भी था कि बोझ थोड़ा सा कम करिए, लेकिन लगता नहीं कि सरकार ने वो देखा है। जी मैं आपको बताऊं, देखिए सरकार के पास जो लिमिटेड फंड्स थे उन्हीं का उपयोग करना था। सरकार के पास, जैसे आप जानती हैं, आप तो बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, एक लिमिटेड फंड्स थे, उन फंड्स का कितना अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए वो सरकार को देखना था। मेरा ये मानना है कि सरकार ने उन लिमिटेड फंड्स को बहुत अच्छे से यूज किया है कि सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बेनिफिट दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम जो यंग टैक्स पेयर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है, वहां जो है बेनिफिट दिया गया ताकि आम आदमी के हाथ में पैसा आए। और ये मैं बता देता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की कैलकुलेशन है, जितना टैक्स सरकार इससे फोरगो करेगी उससे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी, मिडिल क्लास जाके बाजार में खर्चा करेगा, उससे कहीं ज्यादा जाके फायदा हो जाएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर भी अल्टीमेटली इस बजट को एंजॉय करेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बूम। आपको बता दूं हिमानी जी, चाइना आज कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान के लिए तरक्की करने का बहुत बहुत बढ़िया समय है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 10 सेकंड और लूंगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैसिवली जनरेट होंगी। विपक्ष को ये बता दूं, पूरे सम्मान के साथ विपक्ष ने इलेक्शन में इसको उठाया था, मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। साथ ही साथ जो है महिलाओं के लिए खासकर सोना सस्ता कर दिया गया है और कैंसर मेडिसिन जो सस्ती कर दी गई है। ओवरऑल जो हमारे कैंसर पेशेंट है उनके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते करने से क्या है, पेट्रोल डीजल पे एलोकेशन कम होगी, साथ ही साथ पॉल्यूशन से भी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन लोन 10 लाख तक कर दिया गया है और उस पर सब्सिडी दी गई है 3% तक की कुछ केसेस में। बहुत बढ़िया चीज है। यूएस तो अभी ये चीजें डिस्कस ही कर रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन पे क्या करें। हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, विपक्ष को हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, डेफिसिट का टारगेट रखा गया है सर 4.5%, यानी लोगों को खुश भी कर दिया, सबका फायदा भी कर दिया, सबका भला भी कर दिया। उसके बावजूद सरकारी घाटे का टारगेट मात्र 4.5% का रखा गया है, जबकि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 100 में से 95 नंबर दूंगा इस एक्सीलेंट 100 में से 95 नंबर आप देंगे। मैं कर्नल शैलेंद्र का भी रुख करूंगी कि वो कितने नंबर देंगे, लेकिन पहले यहां पर बात कर लेते हैं रक्षा बजट की, क्योंकि रक्षा को लेकर, सेना को लेकर काफी ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो दरअसल यहां पर लगाई जा रही थी। और जो बजट अब आवंटित किया गया है इस पर, तो वो 4,54,000 करोड़ का है। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ये कितना था, ये सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि 2023-24 की अगर मैं बात करूं, एक बार वो ग्राफिक्स प्लीज ऑन एयर ले लीजिए, कि 5,94,000 करोड़ का जो बजट है वो दरअसल आवंटित किया गया था। वहीं तीसरे साल भी हथियार खरीद की जो रकम है उसमें कटौती की गई। महज 400 करोड़ रुपए बढ़ा है सेना का बजट। 67% अगर सैलरी की यहां पर बात करें, पेंशन पर ये खर्च है। रेवेन्यू बजट, क्योंकि देखिए 3 भागों में होता है और कर्नल शैलेंद्र ज्यादा बेहतर तरीके से उसको वहां पर बताएंगे। रेवेन्यू बजट की बात करें तो वहां सैलरी बांटने के लिए बजट का 45%। कैपिटल बजट की अगर बात करें, हमने 3 भागों में यहां पर बांट दिया। कैपिटल बजट की बात करें तो हथियार खरीदने के लिए 27.6% बजट, और वहीं पेंशन बजट की बात करें तो सिर्फ 3,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें यहां रक्षा मंत्रालय के इस बजट की, तो 2,951,000 करोड़ रुपए का जो इजाफा है वो दरअसल हुआ है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, अगर पिछली बार के मुकाबले इस बार हम देखें तो ये घटा ही है, और ये 4 साल में, पिछले 4 साल में सबसे कम है। बहुत उम्मीद की जा रही थी सर। वो चीज़ें बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको समझनी चाहिए, देश को भी समझनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ
रुपया आपके पास एक है, उसी का परसेंटेज आप दे पाएंगे। जितना पैसा आपके पास है वो आप प्रायोरिटी वाइज उसी हिसाब से डालेंगे। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ कमी देखना एक अलग बात है, लेकिन उस कमी के अंदर इनोवेशन देखना ज्यादा बड़ी बात है। मैं आपको इनोवेशन वाली पार्ट पर ध्यान दिलाता हूं। पहली बार हो रहा है कि 1,72,000 कैपिटल बजट में, करोड़ में 1,05,000 करोड़ इंडियन मेक इन इंडिया के लिए रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने यहां कम पैसा खर्च कर कर ज्यादा अच्छा सामान ले पाएंगे। आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे। उस बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसी एक्सपोर्ट से आपकी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। आपने पहली बार एक अलग 520 ऑड करोड़ रुपीस स्टार्टअप्स के लिए रखा है। डिफेंस स्टार्टअप 1000 करोड़ रुपया आपने यूरोप के लिए रखा है, 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे भी बड़ी अगर बात करी जाए तो मैं ये समझता हूं कि 30% एक बजट में इंक्रीज करना बॉर्डर एरियाज के रोड्स के लिए, ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है। 6,500 करोड़ रुपया अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो फायदा होता है। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि बजट में कुछ कमी आई है। अब उसके लिए रोना रोया जा सकता है। चाइना और पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है, और वहीं वो मैंने इसलिए कहा सर क्योंकि अभी ये वो टाइम है जब सेना अपने हथियारों को अपग्रेड करने में मैं बस इसी तो उस लिहाज से तो ये बेहद कम है। हाँ, मैं इसी बात पर आ रहा था। जहां तक आपने पाकिस्तान का बजट का इंक्रीज बोला है, वो इसलिए होता है वहां पर क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पैसा अपनी डिफेंस फोर्सेस पर खर्च करती है हारने के लिए। हम हारने के लिए नहीं करते। हम अपने आप को कहीं और स्ट्रांग बना रहे हैं, मेक इन इंडिया की चीजों पर स्ट्रांग बना रहे हैं। 1,05,000 करोड़ रुपया अगर मैं अपनी इंडस्ट्री पे लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं? क्यों? क्योंकि इसका मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना है। मैं मान सकता हूं इस बात का कि जैसे ही आप देखेंगे कि बजट में कहीं थोड़ा नीचे अगर हम जाते हैं तो हम हो सकता है कि वो चीजें ना खरीद पाएं जो कि हमें चाहिए। लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अनफॉर्चुनेट सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर देश की सरकार की प्रायोरिटी इस समय मेक इन इंडिया पर है, आत्मनिर्भर पर है, तो हमें कुछ समय के लिए ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो हथियार हम बाहर से डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं, राफेल्स खरीदना चाहते हैं, टैंक्स खरीदना चाहते हैं, इंजन खरीदना चाहते हैं, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन सर 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अभी जब 4 महीने पहले हैं इंटरिम बजट में 6 लाख बिल्कुल वो पार कर गया था उसको। जी। इनफैक्ट हमारा एक्सपेक्टेशन उस समय इसीलिए ज्यादा बढ़ा हुआ था उस इंटरिम बजट पर कि चलिए 13% अगर हम अपने जीडीपी का बजट रख रहे हैं डिफेंस के लिए, एक 4.72% इंक्रीज की तरफ रख रहे हैं हर साल का। इस बार इंक्रीज नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा 6.21 के हिसाब से शायद हम थोड़ा नीचे भी आ गए हैं। ये चैलेंज हमारे लिए रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंज एक भारतीय सेना सह पाएगी, इसका सामना कर पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंज बड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जब आप बाकी जगहों पर बजट में इजाफा लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लेते हैं, रोड्स में लेते हैं, बाकी सब जगह वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं मेरे लिए। अगर आज 6,500 करोड़ रुपया हम सिर्फ बॉर्डर रोड के लिए रख रहे हैं, बॉर्डर एरियाज की रोड डेवलपमेंट के लिए, तो उसका मतलब वो अकेला नहीं है। उसके नीचे वाली जो सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर आप NHAI के द्वारा काम कर रहे हैं, वो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डायरेक्टली नहीं कर रही, इनडायरेक्टली कर रही है। बट यस, ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछे, बजट में चैलेंज है एज फार एज डिफेंस बजट इज कंसर्न।